Okay class, so the next property or you can say the characteristics is charge is always associated with मास. ओके क्लास, ठीक है. इसका मीनिंग समझिए. चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. चार्ज जो है हमेशा किससे एसोसिएट रहेगा? चार्ज एसोसिएट रहेगा हमेशा मास के साथ. ठीक है. इसका मतलब क्लास क्या है? इसका ये प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में, या आप बोला जाए कि अगर मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो मतलब हम ये बोल सकते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. ठीक है. बट ऐसा हो सकता है कि जो मास है वो मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर जाए. ठीक है. तो इसका मतलब आप समझ जाइए. तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो चार्ज है, दिस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. ठीक है. इसका वाइस वर्सा ये पॉसिबल नहीं है. दो वी कैन से दैट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज. ठीक है. इसका मतलब एक अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि इसका मास अगर ज़ीरो है, ठीक है, तो जो इसका चार्ज है वो चार्ज भी ज़ीरो होगा. ठीक है. मतलब अगर मास नहीं है, इसका मतलब आप समझ सकते हो मास किससे बना होता है? ठीक है. मास कंसिस्ट ऑफ मैटर. तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि मास में क्या है? मास मिलकर बना इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, बिल्डिंग ब्लॉक से. तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नहीं है अगर, ठीक है, अगर मास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मीन्स उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उस बॉडी से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है. तो ये हमेशा कैसा रहेगा? ये ट्रू रहेगा. सिमिलरली अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक बॉडी है, ठीक है, उसका मास ज़ीरो नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ मास है, तो जो क्लास क्यू है, ठीक है, क्यू ज़ीरो हो भी सकता है और क्यू ज़ीरो नहीं भी हो सकता है. दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं. ठीक है क्लास. तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा. अनदर प्रॉपर्टी है. ठीक है. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्लास. एक्चुअल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो डिफरेंस है वो यही डिसाइड करता है. तो फॉर एग्जांपल एक क्लास चार्ज पार्टिकल है क्यू सपोज. ठीक है. ये एक चार्ज पार्टिकल क्यू है. ठीक है. और ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी अगर ज़ीरो है, तो इससे एसोसिएटेड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली. ठीक है. सिर्फ क्या एसोसिएट होगी इससे? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. अब सिमिलरली एक चार्ज कैसा है? ये चार्ज है मोशन में. ठीक है. अब इसके मोशन के दो केस हो सकते हैं यहाँ पर. पहला केस कैसा हो जाएगा? इफ़ मोशन इज अनएसिलरेटेड. मोशन कैसा है? मोशन इज अनएसिलरेटेड. ठीक है. दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो इसका मोशन है इसका एसिलरेटेड. ठीक है. तो अनएसिलरेटेड और मोशन कैसा है इसका? मोशन अगर एसिलरेटेड है. तो क्लास अगर बॉडी में ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट में मोशन है और अगर वो चार्ज है या चार्ज बॉडी में अगर मोशन है, तो वो प्रोड्यूस करेगा दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इफ मोशन, अब मोशन चाहे कैसा भी हो, ठीक है, चाहे एसिलेटेड चाहे अनएसिलेटेड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा. बट छोटा सा एक डिफरेंस आ जाएगा. इफ मोशन इज अनएसिलेटेड, देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ. ठीक है. एसिलेटेड में क्या हो जाएगा क्लास? एसिलेटेड में क्या होगा? इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, बट along with this it radiates energy. ठीक है. it radiates energy in the form of EM waves. ठीक है. समझ में आ गया? ये रेडिएट करेगा एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ EM वेव्स. क्लास ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो 12th में आपका एक चैप्टर है EM वेव्स, जो पूरा इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है. तो जब चार्ज पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड होता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. और साथ में रेडिएट करता है EM वेव्स. तो एक्चुअल में होता क्या है, जो EM वेव्स होती हैं इन्हीं से एसोसिएटेड होती हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. जब मोशन अनएक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होंगी, बट वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है उसका रिजल्टेंट EM वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्लास. ठीक है. तो आप ध्यान रखना. आपने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टडी की. नेक्स्ट क्या है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास. नेक्स्ट इज, और उसके बाद चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. नाउ अगर क्लास बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करते हैं चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की. ठीक है.
तो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले देख लेते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज अगर आपने किसी सरफेस को या किसी मेटल को या किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने चार्ज दिया तो क्या होगा, अगर कोई कंडक्टिंग सरफेस है तो चार्ज उस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो क्लास क्या हो जाएगा, जो चार्ज होगा, चार्ज रिसाइड्स एट द आउटर मोस्ट सरफेस। चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, चार्ज रिसाइड्स एट द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द मेटल, ठीक है। कोई मेटल है अगर उसकी उसके कहाँ जाएगा, उसमें उसकी आउटर मोस्ट सरफेस पर चार्ज रिसाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मान रहे हैं कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है, ये अगर एक ऑब्जेक्ट है क्लास, ये आपने मान लिया कि स्फीयर है, तो अगर इस स्फीयर को अगर आपने क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया तो वो चार्ज क्या हो जाएगा, वो चार्ज जब भी आप दोगे चार्ज मूव करके कहाँ रिसाइड हो जाएगा, चार्ज रिसाइड हो जाएगा इसकी आउटर मोस्ट सरफेस पर क्लास, ठीक है। आप समझ रहे हैं। अब इसका देखिए, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, इसका रीज़न है। तो क्लास देखिए, जैसे हमने स्टडी किया था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कंडक्टर है, आपने इसको दे दिया नेट क्यू, आपने नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया। अब नेगेटिव चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में क्लास इंटरनल रिपल्शन होगा, और ड्यू टू रिपल्शन वो जाने की कोशिश करेंगे जितना एक दूसरे से दूर जा सकते हैं उतना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मेटल की बात करेंगे तो वो क्रिएट कर देगा, तो मेटल की जो बाउंड्री होगी या मेटल की जो आउटर सरफेस होगी वो एक तरीके से बन जाएगी, वो एक तरीके से उसके लिए बाउंड्री की तरह काम करेगी जो मेटल की आउटर मोस्ट सरफेस है। और चार्ज, सारा का सारा चार्ज कहाँ रिसाइड हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज रिसाइड हो जाएगा एट द आउटर मोस्ट सरफेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मेटल को अगर आप क्या देते हैं, या सॉरी किसी भी मेटल को अगर आप चार्ज दे रहे हैं या किसी आप सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी को अगर चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज उसकी आउटर मोस्ट सरफेस पर रिसाइड हो जाएगा क्लास, ठीक है क्लास। तो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये तो हम क्लास बात कर रहे थे किसकी, ये हम बात कर रहे थे कि अगर स्फीयर है या कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर मैं बात कर रहा हूँ ये सरफेस कैसी है, यूनिफॉर्म है। अगर यही चार्ज आप प्रोवाइड कर दो किसको, एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस को, तो क्या होगा क्लास। तो जब भी हम क्लास चार्ज प्रोवाइड करते हैं किसी यूनिफॉर्म सरफेस को, अगर सरफेस कैसी है, अगर हम बात कर रहे हैं एक जो सरफेस हमने लिया, सरफेस अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है, सरफेस अगर एक जैसी है, तो सरफेस अगर क्लास यूनिफॉर्म है, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, अगर आपने चार्ज दिया तो चार्ज कलेक्ट हो जाएगा इसके सरफेस पर, और सरफेस के हर पॉइंट पर एट ईच एंड एवरी पोजीशन चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो सरफेस अगर यूनिफॉर्म है तो जो चार्ज है, चार्ज क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली, ठीक है, इसके हर इंस्टेंट पे, ये चाहिए इंस्टेंट ले लीजिए, ए बी सी डी कोई भी पोजीशन ले लीजिए, वहाँ पर चार्ज क्या होगा, इक्वली होगा। चार्ज की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी, पूरी सरफेस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसमें ये केस हो गया। अब सपोज आपने मान लिया कि सरफेस कैसी है, इफ सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म, तब क्लास क्या हो जाएगा, इफ सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म, सरफेस अगर कैसी है, सरफेस अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के केस में क्लास क्या हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लिया आपने कि ये आपके पास एक सरफेस है क्लास, ये एक सरफेस है क्लास, ठीक है, या कुछ ऐसे मान लिया, ठीक है, ये सरफेस है, आपने ना मान लिया नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है क्लास। अब आपने अगर इसको इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दिया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कैसे होगा। तो क्लास ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एक की एजेस ब्लंट है, ठीक है, और दूसरे की एजेस कैसी हैं, शार्प है। ये एजेस कैसी है, ये ब्लंट एज है, ठीक है, और ये एज कैसी है, ये शार्प एज है क्लास। तो क्या होगा क्लास, ध्यान रखिएगा, चार्ज जो होगा, चार्ज हमेशा लीक होगा या इजीली कलेक्ट होगा कहाँ पर, शार्प एजेस पर, ठीक है। अगर हम दोनों कंपेयर करेंगे तो दोनों में चार्ज इजीली लीक होगा, किसमें, ब्लंट में, ये शार्प में और ब्लंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज दोगे तो शार्प एजेस, ठीक है, शार्प एजेस, या फिर आप बोल सकते हो कि जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका कम होगा, ठीक है, वहाँ पर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी। जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, वहाँ पर चार्ज की वैल्यू कम होगी। इसको आप स्टडी कर सकते हो बाई सिग्मा, ठीक है। सिग्मा आगे हम स्टडी करेंगे। सिग्मा क्या है, सिग्मा है चार्ज डेंसिटी क्लास, ठीक है। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, चार्ज सिग्मा की बात करते हैं, चार्ज डेंसिटी इज क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो जो चार्ज डेंसिटी होगी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर चार्ज डेंसिटी कैसी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी कम है, इसका मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर होगा, ठीक है। और अगर क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा है, कम है क्लास, ठीक है, या एजेस कैसी है, इसकी बोल दिया शार्प है, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पास पास होगा, ये क्लास कुछ ऐसे, ठीक है। तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा,
ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जहाँ पर एजेस कैसी हैं, शार्प हैं, वहाँ पर चार्ज ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा, या फिर बोलेंगे इसका उल्टा भी, चार्ज जो लीक होगा वो शार्प एजेस से ईजिली लीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ईजिली लीक्स। ठीक है, तो ये जो शार्प एजेस होंगी इससे चार्ज इजीली लीक हो जाएगा। अगर सरफेस कैसी है, ब्लंट है, या फिर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इससे ज़्यादा है, तो उस पर चार्ज इजीली लीक नहीं होगा क्लास। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा इसमें, तो सरफेस पर हमने चार्ज के बिहेवियर की बात की है। तो पहले क्या देखा हमने, चार्ज रिसाइड्स एट द आउटर मोस्ट सरफेस। ठीक है, चार्ज कहाँ रिसाइड होगा, आउटर मोस्ट सरफेस से रिसाइड हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉज हमने क्या देखा कि चार्ज में क्या हो जाएगा, इंटरनल रिपल्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका कॉज आप लिख सकते हो। इसका कॉज क्या है, इसका जो कॉज है हमारे पास रिपल्शन। ठीक है, तो चार्ज का जो रिपल्शन होता है, ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ चार्ज, चार्ज की रिपल्शन की वजह से क्या होता है, चार्ज आउटर मोस्ट सरफेस पे रिसाइड हो जाएगा। अब अगर चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें दो केस ले सकते हैं, सरफेस इज यूनिफॉर्म, सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म। सरफेस अगर यूनिफॉर्म है देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर सरफेस नॉन यूनिफॉर्म है तो जहाँ सरफेस कैसी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, वहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज जो होगा शार्प सरफेसेस से ईजिली लीक हो जाएगा, और जो ब्लंट सरफेस होंगी, जो शार्प नहीं होंगी, इसके कंपेरिजन में उससे चार्ज ईजिली लीक नहीं होगा क्लास। ठीक है, आगे आके हम स्टडी करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल भी होता है, आपने देखा होगा लाइटनिंग अरेस्टर्स। ठीक है, तो जो लाइटनिंग अरेस्टर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लाइटनिंग से बचाने के लिए एक बड़ी सी रॉड अप्लाई की जाती है बिल्डिंग्स वगैरह पर। फॉर एग्जांपल अगर ये बिल्डिंग है, ठीक है, अगर ये बिल्डिंग है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मान लीजिए आपने एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा दिया है यहाँ पर। तो अगर लाइटनिंग होती भी है तो लाइटनिंग इस बिल्डिंग पर ना जाके लाइटनिंग कहाँ चली जाती है, लाइटनिंग कलेक्ट हो जाती है इस लाइटनिंग अरेस्टर पर, और ये कहाँ होता है, ये अर्थ से कनेक्टेड होता है। सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो क्लास उसका कॉज कहीं ना कहीं यही रहता है, उसमें ये भी सपोर्टिव रहता है कि इसके कंपैरिजन में इसकी एजेस जो है शार्प हैं, कंडक्टिंग है, इससे ज़्यादा कंडक्टिंग है। तो जो लाइटनिंग है, लाइटनिंग से जो लाइटनिंग का जो चार्ज है वो ईजिली किस में हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस लाइटनिंग अरेस्टर में। ठीक है, और इस पर ये बिल्डिंग कैसी रहेगी, सेफ हो जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल भी है क्लास।